किसी भी फिल्म को आगे बढ़ाने का काम पटकथा लेखक, डायलॉग लेखक व गाने लिखने वाले का होता है। कुछ कहानियाँ सबसे अलग होती हैं तो कुछ कहानियाँ एक विचार को लेकर आगे बढ़ती है। राज कपूर, गुरुदत्त साहब, मनोज कुमार, सुभाष घई, B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर ये जानते थे कि फिल्म के चलने में स्क्रिप्ट राइटर का कितना बड़ा योगदान होता है। ये तालीम भी बहुत से लोगों को अपने ख़ानदान से भी मिल जाती है। मेरे पास माँ है फिल्म में जब ये सीन आता है तो सारी फिल्म एक तरफ और ये डायलॉग एक तरफ। इस 4 शब्द की लाइन में फिल्म तो क्या पूरे देश को ही हिला कर रख दिया था। तो कुछ तो जान ही गए होंगे आप। आज मैं बात कर रहा हूँ जावेद अख्तर साहब की, एक से एक डायलॉग लिखने वाली जोड़ी की, सलीम जावेद की। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपके व्यूज़ तो 180 से 1000 तक पहुँच रहे हैं, पर सब्सक्रिप्शन केवल 47 तक ही पहुँचा है। तो भाया मेरे, देर ना करो, सबसे पहले बेल आइकन के सामने वाला बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। 17 जनवरी सन 1945 को ग्वालियर के एक अस्पताल में जावेद साहब का जन्म हुआ। पिता थे राइटर जान निसार अख्तर, जो एक नास्तिक थे। वैसे तो मुस्लिम बच्चे के मन में अजान की आयतें पढ़ने का रिवायत है, पर जो जान निसार अख्तर ने अपने स्वभाव के अनुसार कार्ल मार्क्स की किताब की एक पंक्ति अपने बच्चे के कान में कही, और वो लाइनें ये थी: दुनिया भर के मेहनतकश मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल गुलामी की जंजीरें हैं। जानिसार अख्तर पत्नी और बच्चे को लेकर घर गए तो वहाँ दोस्तों और रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था। भीड़ में किसी ने पूछ लिया कि इसका नाम क्या रखोगे। जानिसार ने तुरंत जवाब दिया, जादू। तो बस नाम पड़ गया जादू। 4 साल तक वो अपने परिवार वालों के लिए जादू ही रहे। जब जादू का स्कूल में नाम लिखवाने का समय आया तो पिता ने नाम दिया जावेद। ऐसे जादू का नाम पड़ गया जावेद। जानिसार अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए तो साफिया ने ग्वालियर में रहकर दोनों बच्चों की परवरिश की। उस दौर में बच्चों की शरारतें खतों के जरिए पिता तक पहुंचती थी। अभी जावेद मात्र 9 साल के ही थे कि उनकी माँ किसी लाइलाज बीमारी के कारण मौत को प्यारी हो गई। जानिसार पत्नी के गम में बुरी तरह टूट गए, पर यह दुख उनके दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा था। माँ गुजरी तो बच्चों को देखभाल के लिए रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया गया। रिश्तेदारों के पास कुछ पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई, कुछ अलीगढ़ में, तो कुछ भोपाल के सैफिया कॉलेज में। भोपाल में जावेद साहब के कोई रिश्तेदार नहीं थे। वहाँ वो कॉलेज के एक कमरे में ही गुजारा करते थे। माँ के बाद जादू के जीवन में बहुत कष्ट थे। जावेद जी खाने की स्पीड के भी चर्चे थे कि वो महज 3 मिनट में खाना ख़त्म कर दिया करते थे। परंतु इसके पीछे रिकॉर्ड नहीं बल्कि मजबूरी थी। दरअसल कॉलेज में रहने के दौरान होटल में उधार खाना खाया करते थे। रोज़ रोज़ उधार खाने से होटल मालिक भी चिढ़ता था, तो उनके आने से पहले जादू सारा खाना ख़त्म कर जादू कर देते थे। ऐसे ही जद्दोजहद में जादू ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर एक दिन बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई जाने का फैसला कर लिया। सपना तो डायरेक्टर बनने का था, पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। 4 अक्टूबर सन 1964 की सुबह वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरे और अपने पिता के पास पहुंच गए। पिता ने अपने पास ठहराया जरूर, पर 6 दिनों में ही उन्होंने कह दिया, जादू बेटा, अपना खुद का ठिकाना ढूंढ लो। पिता की बेरुखी से जब जेब में 27 पैसे लिए, जावेद साहब काम ढूंढने के बहाने कमाल स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। काम तो नहीं मिला, लेकिन स्टूडियो के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बनी बेंच में उन्हें सोने का ठिकाना जरूर मिल गया। कुछ दिनों बाद उनके लिए कमाल अमरोही का कमाल स्टूडियो ही घर बन गया। इसी बीच जेब में पड़े 27 पैसे ख़त्म होने जा रहे तो
थे तो भोपाल कॉलेज में दोस्त बने मोहम्मद अली ताज की सिफारिश पर उनकी डायरेक्टर एस.एम. सागर के पास असिस्टेंट की नौकरी लग गई। तनख्वाह थी 100 रुपये महीना। उस समय सागर साहब फिल्म सरहदी लुटेरा बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कहानी ऐसी थी कि कोई लेखक डायलॉग लिखने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। एक दिन सागर साहब को परेशान देख जावेद साहब ने पूछा कि क्या मैं इस फिल्म के डायलॉग लिख सकता हूँ। जवाब मिला, कोशिश करके देख लो। जावेद साहब ने कलम उठाई और चंद घंटों में ऐसे डायलॉग लिख दिए जिन्हें पढ़कर सागर साहब भी खुश हो गए। इस फिल्म के साइड हीरो थे सलीम खान। अब यहाँ देखने की बात है कि भगवान कहाँ कहाँ और किस मोड़ पर आपको आपके जोड़ीदार या दोस्त से मिलवाता है। जावेद के लिखे डायलॉग ने भले ही फिल्म में जान फूंक दी हो, लेकिन सेट पर वो क्लब बॉय ही रहे। साथ साथ काम करते हुए जावेद साहब की दोस्ती सलीम खान से हो गई और धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। जब जावेद साहब कैफ़ी आजमी के असिस्टेंट बने तो कैफ़ी साहब के पड़ोसी अबरार अलवी के असिस्टेंट सलीम खान बन गए। दोस्ती और मुलाकातें बढ़ीं तो उनकी ज़्यादातर चर्चा फिल्म लेखन व उसके डायलॉग पर ही होती थी। 1971 में दोनों भाप गए कि हिंदी फिल्मों की कहानी एक जैसी होती है। लेखकों की काफ़ी कमी थी। दोनों ने मिलकर एक ही टीम बना ली। सलीम साहब ने स्टोरी टेलिंग सीखी और फिर लेखन की कुछ टेक्निक। दोनों ने मिलकर लिखना शुरू कर दिया। एस.एम. सागर ने कहा कि मैंने माधुरी मैगजीन से एक कहानी खरीद ली है, पर स्क्रीन प्ले नहीं बन पा रहा है। अगर तुम स्क्रीन प्ले लिख दो तो मैं तुम्हें ही पैसे दे दूंगा। जावेद साहब ने झट से पूछा कि कितने पैसे दोगे। जवाब मिला, 5,000 रुपये। 100 रुपये वेतन पर काम करने वाले किसी लड़के को इकट्ठे 5,000 रुपये मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं था। इतनी बड़ी रकम सलीम जावेद ने कभी देखी भी नहीं थी। दोनों ने मिलकर पहली बार फिल्म अधिकार लिखी, जो ज़बरदस्त हिट रही। फिल्म के प्रीमियर के दौरान एक शख्स ने सिप्पी साहब से मिलने की सलाह दी। जावेद साहब समय निकालकर रमेश सिप्पी के प्रोडक्शन हाउस पहुंच गए। जब उन्होंने बताया कि वो 2 लोग मिलकर फिल्म लिखते हैं तो सिप्पी ने दोनों को एक साथ स्टूडियो आने के लिए बोला। 2 दिन बाद जावेद साहब सलीम को लेकर स्टूडियो के लिए निकल पड़े। रास्ते में जावेद साहब ने पूछा कि यार सलीम, सिप्पी ने हमें नौकरी पर रख लिया तो हम वेतन कितना मांगेंगे। सलीम ने तुरंत बोला कि 1,000 रुपये। जावेद ने घबरा कर कहा, यार इतनी तनख्वाह कौन देगा। लेकिन सलीम साहब को आत्मविश्वास देकर उन्होंने ये बात मान ली। जब सिप्पी साहब ने उनकी बातें सुनी तो बोले, शुरुआत में हम आपको 750 रुपये देंगे। इतनी बड़ी तनख्वाह पाना कोई आम बात नहीं थी। नौकरी पक्की होते ही जावेद साहब ने सोच लिया कि अब तो ज़िंदगी आराम से कटेगी। अब सलीम जावेद की जोड़ी लिखती गई और फिल्में हिट होती गई, पर अभी पहचान मिलना बाकी था। यहीं से एंट्री होती है राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना को कार्टर रोड स्थित एक बंगला पसंद आ गया। बंगले की कीमत 4.5 लाख रुपए थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। 2.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने फिल्म अंदाज साइन कर ली। फिल्म के लिए 2.5 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट लिया और तुरंत घर खरीद लिया। जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो ख़राब स्क्रिप्ट के चलते उनका मन फिल्म छोड़ने का करने लगा, परंतु साइनिंग अमाउंट को वो खर्च कर चुके थे। फिल्म छोड़ने का रास्ता ही नहीं था। तो राजेश खन्ना भागे भागे आए सलीम जावेद के पास और बोले, यार स्क्रिप्ट ख़राब है, इसको करूँगा तो कैरियर ख़राब हो जाएगा। तुम दोनों कैसे भी करो इसकी स्क्रिप्ट को दुरुस्त कर दो। तो दोनों पर कथा सुधारने में अपना समय लगा दिया। प्रोड्यूसर को उनका काम इतना पसंद आया कि उनकी सुधारी हुई स्क्रिप्ट पर ही फिल्म बनी। राजेश खन्ना ने दोनों को 5-5 हज़ार रुपये दिलवाए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। फिल्म सुपरहिट रही और इससे हेमा मालिनी स्टार बनी। इसके बाद सलीम जावेद की राइटर जोड़ी की चर्चा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हुई। राजेश खन्ना तो इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म हाथी मेरे साथी का स्क्रीन प्ले उन्हीं से लिखवाया। अब बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। जंजीर फिल्म से पहले अमित जी की लगातार कई फिल्में पिट चुकी थी। निर्माता उनको अपनी फिल्म में लेने से झिझकने लगे। इस फिल्म को देवानंद, राजकुमार,
और धर्मेंद्र जैसे हीरो ठुकरा चुके थे। फिल्म जंजीर की स्टोरी सलीम जावेद ने लिखी थी। दोनों ने प्रकाश मेहरा को अमित जी के नाम का सुझाव दिया। प्रकाश मेहरा ने दोनों की बात मान ली और अमिताभ जी को फिल्म में लेने का रिस्क ले लिया। बाद का इतिहास तो हम सब जानते ही हैं। इस फिल्म के पोस्टर का भी एक किस्सा है। फिल्म के पोस्टर पर सबका नाम था, पर राइटर का कहीं नामो निशान तक नहीं था। एक दिन हिम्मत करके दोनों ने प्रकाश मेहरा से कहा। इस पर प्रकाश मेहरा ने टोकते हुए कहा कि राइटर्स का नाम, ऐसा होता है कभी? फिल्म के पोस्टर शहर में लग चुके थे, पर सलीम जावेद ये रीत बदलना चाहते थे। एक दिन जावेद साहब के साथ बैठकर सलीम साहब ने जमकर शराब पी और एक तरकीब निकाली। उन्होंने जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले सुरेश नाम के लड़के को बुलाया। 2 जीप और कुछ पेंटर का सामान लाने को कहा। जैसे ही लड़का पहुंचा तो सलीम साहब ने कहा कि पूरे शहर में लगे जंजीर के पोस्टर पर लिख दो, रिटन बाय सलीम जावेद। वैसा ही हुआ। अगले दिन शहर में लगे पोस्टर बदल चुके थे। अमिताभ बच्चन की नाक, जया बच्चन के चेहरे और प्राण साहब के माथे के ऊपर सलीम जावेद का नाम लिखा हुआ था। खूब हलचल मची, पर दोनों ने इतिहास रच डाला। हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार किसी स्क्रिप्ट राइटर का नाम पोस्टर पर लिखा गया था। अब सलीम जावेद की जोड़ी के पास नाम था, पहचान थी और शोहरत भी थी, पर इतिहास रचना बाकी था। और वो था हीरो से ज़्यादा मुँह मांगी फीस। सुपरहिट फिल्म लिखते लिखते हुए दोनों की फीस 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक पहुंच चुकी थी। फिर दोनों ने तय किया कि अब जो फिल्म करेंगे उसके 2.5 लाख रुपये लेंगे। फिल्म जंजीर का ट्रायल शो देखने के बाद यश चोपड़ा ने अपने असिस्टेंट रमेश तलवार से कहा कि सलीम जावेद को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाओ। दोनों उनके दफ्तर पहुंचे तो यश जी ने पूछा, कोई स्क्रिप्ट है तो बताओ। जावेद साहब ने कहा कि स्क्रिप्ट तो है, पर लोग पैसे देते कहाँ हैं। यश जी ने कहा कि पैसों की चिंता मत करो, मिल जाएंगे। तो जावेद साहब ने कहा कि हम 2 लाख रुपए लेंगे। इतना सुनते ही यश साहब अपने ऑफिस के लोगों के साथ ठहाका मारकर हंसने लगे। जावेद साहब की मांग का उन्होंने मजाक बना दिया, लेकिन दोनों ने जिद नहीं छोड़ी। करीब 8 महीने तक दोनों के पास कोई फिल्म नहीं थी, पर जैसे ही जंजीर फिल्म सुपरहिट हुई तो हर फिल्म निर्माता की पहली पसंद ये जोड़ी बन गई। कुछ दिनों के बाद यश चोपड़ा ने अपने असिस्टेंट को यह कहकर भेजा कि वो 2 लाख रुपए देने को तैयार है। जब सलीम जावेद ने सुना तो वो बोले, मियाँ ये जंजीर से रिलीज होने से पहले की फीस थी, अब तो 5-5 लाख रुपए लेंगे। हुनर शबाब पर था तो यश चोपड़ा जी को उनकी मांग पर राजी होना पड़ा। सलीम जावेद की जोड़ी को फिल्म दोस्ताना के लिए 12,50,000 रुपये दिए गए, जबकि फिल्म के मुख्य हीरो अमिताभ बच्चन जी को 12 लाख रुपए मिले थे। स्टार से भी 50,000 रुपये ज़्यादा फीस लेकर सलीम जावेद ने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया। सलीम जावेद की जोड़ी की बात हो और फिल्म शोले का जिक्र ना हो तो ऐसा हो सकता है कभी? फिल्म के एक डायलॉग, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? हमारा नाम सुरमा भोपालिया में ही नहीं है, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? फिल्म का हर किरदार, चाहे उसका 1 मिनट का रोल था, वो भी लोगों के दिल में उतर गया। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों ने कहा कि ये पिटेगी। लोगों की प्रतिक्रिया सुनकर डरे रमेश सिप्पी ने एक मीटिंग बुलाई और बोले फिल्म रीशूट करनी पड़ेगी। क्लाइमिक्स में अमिताभ का मरने वाला सीन हटाना पड़ेगा। रमेश सिप्पी का मानना था कि कुछ सीन के बदलने से फिल्म का नुकसान कम हो जाएगा, पर जावेद साहब सहमत नहीं हुए। बोले, जब मेरा गांव मेरा देश 50 लाख कमा सकती है तो हमारी फिल्म तो 1 करोड़ कमाई करेगी। रमेश सिप्पी साहब बौखला कर गए कि बोले, पागल हो गए हो? अब इसे आत्मविश्वास की पराकाष्ठा कहें या परमात्मा का आशीर्वाद। दोनों ने एक एफिडेविट बनवाया जिसमें लिखवाया कि फिल्म 1 करोड़ रुपए कमाएगी। यह एफिडेविट उन्होंने थिएटर की स्क्रीन और ट्रेड गाइड में चलवाया। इससे पहले किसी फिल्म ने 1 करोड़ रुपए नहीं कमाए थे। शोले ने इतिहास रच दिया। माउथ पब्लिसिटी ने फिल्म के सुपर डुपर हिट बना दिया। इस जोड़ी की लिखी 24 में से 20 फिल्में सुपर हिट रही।
ये जोड़ी 1987 तक कायम रही। सन 1987 में रिलीज मिस्टर इंडिया इनकी आखिरी फिल्म थी। हर पार्टनरशिप का अंत होता ही है। धीरे धीरे दोनों के सामंजस्य में ठहराव आ गया। कभी एक दूसरे की बातें जान लेने वाले अब अलग अलग शामें गुजारने लगे। दोनों अलग अलग दोस्तों के साथ रहने लगे। जब ये सब हालात बनने लगे तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कुछ दोनों की कहानियों में नयापन भी नहीं बचा था, जबकि फिल्मी दुनिया बदलती जा रही थी। एंग्री मैन की छवि भी अब धूमिल पड़ने लगी थी, पर दोनों में कॉम्बिनेशन कमाल का था। सलीम खान आइडिया देते थे जो कि 10-15 मिनट का होता था। फिर दोनों साथ में एक एक सीन लिखकर 2.5 घंटे की पूरी फिल्म लिख देते थे। स्क्रीन प्ले के दौरान भी नए किरदार, नई घटनाएं और सीन जुड़ते चले जाते थे। ये दोनों का योगदान होता था। स्क्रीन प्ले के बाद डायलॉग लिखने की जिम्मेदारी जावेद साहब की होती थी। अब बात जावेद साहब के परिवार की। जावेद जी ने 1972 में हनी ईरानी से शादी की थी, जिससे उनके 2 बच्चे फरहान व जोया अख्तर है। जावेद अख्तर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने जी भरकर शराब पी है। जावेद की लापरवाह सोच व शराब पीने की आदत के कारण वो अपनी पहली शादी बचा नहीं पाए। उन्होंने शराब के नशे में हनी से झगड़े की बात खुद कबूल की है। आज उन्हें इस बात का बहुत पश्चाताप है। सन 1991 में उन्होंने शराब छोड़ दी। आज भी वो सार्वजनिक मंचों पर युवाओं को शराब से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद जावेद साहब शबाना आजमी के प्रेम में पड़ गए। 1984 में उन्होंने शबाना आजमी से शादी की। अन्नू कपूर ने बताया कि जावेद नशे में धुत थे और उन्होंने आधी रात के बाद शादी करने का फैसला किया। अन्नू कपूर बांद्रा मस्जिद में मौलवी को लेकर आए और फटाफट निकाह पढ़वाया। सबसे बड़ी बात, उस समय तक उन्होंने हनी ईरानी को तलाक नहीं दिया था। शबाना भी इस रिश्ते को और उनके बच्चों को लेकर 3 बार रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर चुकी थी। सन 1985 में जावेद जी ने हनी ईरानी से तलाक लिया। अप्रैल 2025 में शबाना आजमी ने इस रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैंने अपनी खुशी के लिए दूसरी औरत का हक छीना। हालांकि अब सबके आपस में हेल्दी रिलेशन है। इसका एक कारण ये भी है कि शादी के बाद शबाना और जावेद ने चुप्पी साध ली थी, अपनी ओर से किसी को गलत नहीं बोला। आज फरहान व जोया भी शबाना को अपनी माँ मानते हैं और उनको बच्चों की कमी महसूस नहीं होने देते। जावेद साहब ने संगीतकार और गीतकार के अधिकारों की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, जिससे 2012 में संसद में कॉपीराइट संशोधन बिल पास हुआ। इस बिल द्वारा अब किसी के गाने की रॉयल्टी का हिस्सा संगीतकारों व गीतकारों को भी मिलेगा। इस बिल के लिए जावेद साहब ने डटकर लड़ाई लड़ी और वो भी वैधानिक माध्यमों द्वारा। जावेद साहब ने 1981 में रिलीज फिल्म सिलसिला से अपने गीतकार कैरियर की शुरुआत की। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए उनका लिखा पहला गाना था। फिर 1982 में आई साथ साथ फिल्म का गाना तुमको देखा तो ये ख्याल आया, उनका दूसरा। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी पारी में भी धूम मचा दी। मशाल, अर्जुन, सागर, मिस्टर इंडिया, तेजाब, जोशीले, जादूगर, सैलाब, जमाई राजा, नरसिम्हा, रूप की रानी, चोरों का राजा, गर्दिश, 1942, ए लव स्टोरी, दस्तक, दिलवाले, दिल जले, विरासत, बॉर्डर, इश्क, दिल लगी, रिफ्यूजी, दिल चाहता है से डंकी तक अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। जावेद साहब ने मशहूर लेखक होने के बाद भी सन 1979 में मंच पर पहली बार अपनी आवाज़ में शायरी कही थी। वैसे जावेद अख्तर की 7 पीढ़ियाँ शेर व शायरी कर रही थी। जावेद अख्तर के सरदादा फजले हक खैराबादी तो माने हुए शायर थे। वो मिर्ज़ा गालिब के समकालीन थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें सजाए काले पानी की सज़ा दी थी। 22 महीने उन्होंने सज़ा काटी। सन 1861 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जावेद साहब के परदादा अहमद हसन रुसवा भी पहुँचे हुए मुस्लिम विद्वान व शायर थे। मुश्तर खैराबादी भी अच्छे शायर थे। पिता जान निसार अख्तर को तो हम सब जानते ही हैं। कुल मिलाकर जावेद साहब की रगों में स्वतंत्रता सेनानियों का खून दौड़ रहा है। जावेद साहब की लाइफ से हम सब वाकिफ़ हो चुके हैं, पर फिल्मों में उनके द्वारा लिखी गई कहानियों की एक बात हमें बहुत चुभती है कि उनके मुस्लिम
किरदार को तो ईमान का पक्का व हिंदू पुजारी को शैतान लुटेरा दिखाया जाता है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका जवाब तो वही अपने अंतर्मन से अच्छी तरह जानते हैं। बाकी कलाकार के रूप में उनका सफ़र शानदार रहा है। कहानी हो, डायलॉग हो, गीत हो या कोई भी काम उन्होंने अपना पूरी शिद्दत के साथ किया है। आज के दौर में एक बार फिर सलीम जावेद जैसे लेखकों की दरकार है। इस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहानी और नएपन के अभाव से गुजर रही है। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग के लिए एक बार फिर ऐसे कहानीकार व गीतकार चाहिए। इन सब बातों के साथ आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। अपने भाई सखा शीतल कुमार सोनी को आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।